अच्छा जी, तो बच्चों वी आर स्टडीइंग चैप्टर 5 व्हिच इज अबाउट पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट। देखिए, हमने पहले काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस कर चुके हैं। हमने सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने हेल्थ एजुकेशन के बारे में चीज़ें डिस्कस की हैं। आज आप लोगों का क्विज भी है उसका। तो अब हम फॉर्मली ये देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना चाहिए। एक्चुअली जहाँ कहीं भी हम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की बातें करते हैं, हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं सामने कि इतनी इनइक्वालिटी है, इतने परसेंट लोग जो है वो इतने परसेंट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, या फिर पॉवर्टी इतने परसेंट है। जैसे पाकिस्तान में अगर 20% या 25% लोग जो हैं वो पॉवर्टी में लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो इस बात का क्या मतलब होता है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये है कि क्रिटिकल क्वेश्चन जो आज के हमारे चैप्टर के हैं वो ये है कि हु आर द पुअर्स, देन हु बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा ये है कि अगर ग्रोथ ज़्यादा होती है तो क्या इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी भी ज़्यादा होगी, और क्या हमारे पास ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव है कि नहीं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि क्या सारे सेगमेंट आपकी सोसाइटी के इक्वली ग्रोथ में से शेयर ले रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ कैपिटलिस्ट ले रहे हैं, लेबर क्लास नहीं ले रही, या माइनॉरिटीज नहीं ले रही, या इंडिजिनस लोग नहीं ले रहे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसको समझने के लिए कि क्या आपकी ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव है या नहीं। और फिर ये क्या वेदर इनइक्वालिटी इज ऑलवेज बैड और नॉट, और फिर पॉलिसीज क्या हो सकती हैं। तो जो हम मेजर करते हैं इनइक्वालिटी, उसके लिए जो मेथड्स हैं अवेलेबल वो एक साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे हम क्या करते हैं, आपकी जो भी पॉपुलेशन होती है उसे हम क्विंटाइल्स और डिसाइल्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कितने लोग पुअर हैं। और फिर जो है हम फिर लॉरेंस कर्व से भी हम इनइक्वालिटी कैलकुलेट करते हैं, जीनी कोएफिशिएंट से भी करते हैं। फिर हमारे पास फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे भी हम असेस कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी आपकी कितनी ज़्यादा है। अच्छा जी, अब ये है कि सबसे पहले जो हमने कहा है कि हम क्विंटाइल और डिसाइल्स में अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं कितने लोग पुअर हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है। लेट्स से वी हैव 20 इंडिविजुअल इन आवर पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं या 20 हाउस होल्ड्स हैं एक एरिया में, जहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं उनकी इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। तो ये 1 से 20 हमारे हाउस होल्ड हो गए। ये फिर आगे इनकी आगे इनकम, इनकी इनकम है ये मॉनेटरी यूनिट्स में। मे बी वी मे से 0.8, लेट्स से कि 0.8 हो सकता है, यानी 80,000, या कोई भी मॉनेटरी यूनिट आप ले सकते हैं जो कि कंपेरेबल है। इसको हमने अरेंज कर दिया है। अरेंज मतलब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया है, क्विंटाइल का मतलब ये होता है यू डिवाइड योर डेटा सेट इनटू लेट्स से के 5 इक्वल पार्ट्स। इसे हम क्विंटाइल बोलते हैं। ठीक है, जो आपका डेटा सेट होता है उसे हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम क्विंटाइल बोलते हैं। अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये तो आपके पास 20 वैल्यूज है ना, आपके पास 1000 वैल्यूज भी हो सकती हैं, आपके पास पूरे सियालकोट का डेटा हो सकता है, पूरे एक सिटी का या एक पूरे टाउन का डेटा हो सकता है। आप उनमें से इनइक्वालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 इज जस्ट टू लेट्स सॉर्ट आउट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2 इज डिवाइड योर डेटा सेट इन 5 इक्वल पार्ट्स। अगर आपका 1000 की वैल्यूज हैं तो भी 5 इक्वल पार्ट्स में करेंगे, अगर 20 है तो भी 5 इक्वल पार्ट्स में करेंगे, 10 है तो भी 5 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 20 वैल्यूज हैं, इसे 5 इक्वल पार्ट्स में करें तो एक पार्ट में 4 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 मींस के 4 वैल्यूज आएंगी हमारी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 वैल्यूज को सम अप करते जाएंगे। ठीक है, जैसे 0.8, 1, 1.4, 1.8, इन 4 वैल्यूज को सम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है 5। ठीक है, जो फर्स्ट क्विंटाइल है उसमें कितनी मॉनेटरी वैल्यू आ रही है, 5। इसी तरह से हम सेकेंड क्विंटाइल को भी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको साथ ही एनोटेट भी करके बताऊँ ताकि आप लोगों को आसान रहे। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्विंटाइल के लिए हमारे पास हम करेंगे 1.9 प्लस 2 प्लस 2.4 प्लस 2.7, ये आपका सेकेंड क्विंटाइल आ जाएगा, जो कि हमारे पास 9 वैल्यू आएगी। ठीक है,
1.9, 2, 2.4, 2.7, तो ये हमारे पास 9 आ गई। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्विंटाइल भी हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद वाला भी क्विंटाइल जो है हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्विंटाइल की वैल्यू 5, 9, 13, 22, 51 और 100 आ गई, 51 तक आ गई। और इसका सम करेंगे तो ये हमारे पास 100 इसके इक्वल आना चाहिए, जो कि आपके सेकंड कॉलम में आ रहा है। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट क्विंटाइल में लोग हैं वो जो हमारे लास्ट क्विंटाइल में उनमें इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। तो सिंपल हम इसको डिवाइड कर लेंगे, या हम किसी तरीके से भी इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो लास्ट क्विंटाइल है और फर्स्ट क्विंटाइल के बीच में इनकम डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो 51 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास रेशो क्या बनती है जी, क्या रेशो बन रही है? ऑलमोस्ट 10, 10.5। इसका मतलब है कि जो आपका लास्ट क्विंटाइल है, दे आर 10.5 टाइम रिचर देन फर्स्ट क्विंटाइल, यानी दिस मच inequalities existing in our chosen data set। जो आपके पास जो लास्ट क्विंटाइल है, इसका मतलब है ये रिचेस्ट पॉपुलेशन है आपकी। आप अगर इनकम यूनिट्स भी देखें तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किए हैं, और यहाँ पे जो लास्ट क्विंटाइल है उनकी इनकम 15, 13, 12, 10.5 इस तरह से है। जो फर्स्ट क्विंटाइल है उनकी 0.8, 1, 1.4 और इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्विंटाइल को और लास्ट क्विंटाइल को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट क्विंटाइल है दे हैव 10.5 टाइम लेसर इनकम एज कंपेयर्ड विद लास्ट क्विंटाइल। सिमिलरली अगर हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हम ये भी देख सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि जो आपके पास टॉप 1% लोग हैं उनके पास आपकी इकोनॉमी के 50% रिसोर्सेज हैं, और जो आपके पास लोएस्ट 50% है उनके पास 15% रिसोर्सेज हैं। ऐसी बातें हम करते हैं, हम यानी ये बातें कर रहे होते हैं कि जो आपके पास पोरेस्ट हैं उनके पास, अगर पोरेस्ट 50% पॉपुलेशन है उनके पास 15% रिसोर्सेज हैं, और जो टॉप 15% पॉपुलेशन है उनके पास 50% रिसोर्सेज हैं। यानी रिचर हैव मोर रिसोर्सेज एज less number of richer people have more resources as compared with more number of poor people who have less resources। तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जो दो टॉप क्विंटाइल है, दो लोएस्ट क्विंटाइल है, यानी हमारे पास आपके पास 20% और नेक्स्ट 20%, जो आपके पास दो लोएस्ट क्विंटाइल हैं उनके पास कितनी कितनी वेल्थ है एज कम्पेयर्ड विद द पॉपुलेशन हु टॉप क्विंटाइल, ठीक है। यानी हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारे पास 40% बॉटम पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में जो आपके पास टॉप 20% है उनके पास कितनी इनकम है। यानी आप 40% बॉटम और 20% टॉप का कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे करें तो कितना आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है 3.64 ऑलमोस्ट, ठीक है। 3.64 आ रहा है, ये 13 नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए 9 and 5, 14। अच्छा जी, ये आ रहा है हमारे पास 3.64। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास टॉप 20% है दे हैव 3.64 टाइम मोर रिसोर्सेज एज कंपेयर विद बॉटम 40% पॉपुलेशन। तो इस तरह से जो आपको डेटा नजर आता है ना इनइक्वालिटी का, आपको याद होगा हमने शुरू में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था। इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट हाउ मच रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय हाउ मेनी पीपल। तो ये हमने पढ़ा था कि जो 15% टॉप पॉपुलेशन है उनके पास 50% से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और जो बॉटम 50% है उनके पास सिर्फ 15% या इससे कम रिसोर्सेज हैं। तो ये उसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे की होती हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टेप 1 इज जस्ट टू सॉर्ट आउट डेटा सेट इन असेंडिंग ऑर्डर एज कंपेयर विद पॉपुलेशन, एंड देन डिवाइड योर डेटा सेट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जब 5 इक्वल पार्ट्स में हम कर देते हैं, 100% पॉपुलेशन होती है उसके 5 इक्वल पार्ट्स में जब हम करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है क्विंटाइल, उसे हम क्विंटाइल बोलते हैं। हम इसे बोलते हैं जो बॉटम 20% होती है उसे हम फर्स्ट क्विंटाइल बोलते हैं, या बॉटम क्विंटाइल बोलते हैं, ठीक है। जो आपके पास पूरे 20% पॉपुलेशन उसे हम बोलते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट क्विंटाइल आ जाता है, फिर उसके बाद क्विंटाइल टॉप जो है वो फिर आपके पास आ जाता है। तो ये हम क्विंटाइल में पॉपुलेशन को डिवाइड करके 20% पॉपुलेशन को डिवाइड करके हम देखते हैं उनकी इनकम कितनी है। तो जैसे अभी हमने देखा, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि आपके पास टॉप 20% और बॉटम 20% के इनकम का कितना फर्क है, तो हमने देखा 10% ज्यादा रिसोर्सेज हैं टॉप 20% पॉपुलेशन के पास।
फिर हमने ये देखा कि अगर बॉटम 40% पॉपुलेशन है उसको आप कंपेयर करें टॉप 20% पॉपुलेशन के साथ, तो टॉप 20% इवन दे आर मोर रिचर देन बॉटम 40% पॉपुलेशन एज अ होल, तो जो कि 3.64 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू है उनके पास, रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह से जो है वो कैलकुलेशंस की होती हैं जो आपको नज़र आती हैं इनइक्वालिटी के मैप्स में, और इस तरह से तो दे सॉर्ट आउट डेटा एंड देन दे मेक क्विंटाइल्स एंड देन कंपेयर कि किस तरह से जो है वो हमारे पास होती हैं। अच्छा, अब ये है कि अब डी साइल क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है, डी साइल से आपको नाम से नजर आ रहा होगा कि डी साइल का मतलब ये है कि डेटा को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 20 है तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि हर एक डी साइल में 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यानी 20 डिवाइडेड बाय 10 मींस के एवरी डी साइल कंसिस्ट ऑफ 2 वैल्यूज इन इट। तो हम यहाँ पे यानी एक डी साइल बनेगा 1.8 का, अगला बनेगा 2, अगला बनेगा 3.2 का, इस तरह से यानी हर दो वैल्यूज को हम ऐड करके यहाँ लिखते जा रहे हैं 1.8, 3.2, 3.9 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका भी आप जो है वो फर्स्ट डिसाइल और लास्ट डिसाइल के बीच में इनकम इनइक्वालिटी देख सकते हैं, आप फर्स्ट 3 डिसाइल और लास्ट डिसाइल के बीच में इनइक्वालिटी देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे। तो एक्चुअली वी हैव लर्न कि हम क्विंटाइल और डिसाइल में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगर आप कभी इनइक्वालिटी का डेटा सेट देखें या कभी आप लिखा हुआ देखें तो उन्होंने क्विंटाइल में डिस्कस किया होता है। क्विंटाइल का मतलब ये होता है कि हम 20% के ग्रुप्स बना लेते हैं आपके 100% वैल्यूज को। अगर 100 है और हमने 20% करना है तो उसका मतलब है 5 इक्वल पार्ट्स आपके बनेंगे, ठीक है। तो क्विंटाइल का मतलब ये होता है कि हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिसाइल का मतलब ये होता है हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करने के बाद फिर हम कंपेयर करते हैं कि बॉटम 20% के पास कितने रिसोर्सेज हैं, टॉप 20% के पास कितने हैं, या बॉटम 40% और टॉप 20% के बीच में हम कंपेयर करके बताते हैं कि किस तरह से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो हमारे पास स्पेसिफिक डेटा इसमें इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है मैं आपको असाइनमेंट नेक्स्ट दूं कि आपको डेटा सेट दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप क्विंटाइल और डिसाइल के थ्रू बताएं कि कितनी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ तो आई कैन आंसर, अदरवाइज विल बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट स्लाइड्स। नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी को है क्वेश्चन? कोई भी नहीं है? और चला मैम आगे चलते, मैम को हैंड रेज कर लेंगे मैम अगर क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब ये है नेक्स्ट के ये तो हमने क्विंटाइल और डिसाइल से सीखा कैसे करते हैं। अच्छा, सेकंड हमने कहा था कि लॉरेंस कर्व भी हमें बताती है कि इनइक्वालिटी क्या होती है। अब लॉरेंस कर्व क्या होता है? मैम लॉरेंस कर्व में हम जो दो हमारे पास हाँ जी मैम मैं कह रहा हूँ कि ये कर्व्स वगैरह आ गई क्या हैं, कह रहे हो? कर्व्स वगैरह आ गई हैं मैम, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा करेंगे हम, इसको कर लेंगे। मैम परेशान नहीं होना आपने, मैं थोड़ा करके बस फिर क्विज कर परेशान लेते बिल्कुल हैं मैम। नहीं होना। ठीक है, थोड़ा करके क्या? क्विज कर लेते हैं ना मैम, फिर हम ये थोड़ा पढ़ के क्विज कर अच्छा लेते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड, ठीक हो गया, हैं। थोड़ा ओके ही पढ़ेंगे हम। ओके अच्छा, अब ये जो लॉरेंस कर्व होती है इसमें क्या होता है कि दो चीजें होती हैं जिसको हम कंपेयर कर देते हैं। हम कहते हैं कि कितने परसेंट लोग कितनी परसेंट इनकम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, कि हाउ मच परसेंट ऑफ पीपल और पॉपुलेशन इज रिसीविंग व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम। तो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल इसका मतलब है अगर आपके पास ये डायग्राम आपको नजर आ रही है तो 10% जो लोग हैं दे आर रिसीविंग ओनली 2% ऑफ इनकम, ठीक है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे 30C वाले पॉइंट को देखें तो 30% पॉपुलेशन इज रिसीविंग ऑलमोस्ट 9% ऑफ टोटल इनकम। तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल अगर 90 और 100 के बीच में देखेंगे जो 10% पॉपुलेशन है वो कितनी इनकम रिसीव कर रही है, तो इसको अगर आप थोड़ा रिलेट करें तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 45% इनकम जो है वो 10% पीपल दे आर रिसीविंग। तो दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। यानी हम क्या करते हैं परसेंटेज ऑफ इनकम को अलोंग परसेंटेज ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स, हम अगर इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास लॉरेंस कर्व आ जाती है। तो जितनी हमारे पास ये जो दरम्यान में लाइन है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली जितने परसेंट लोग हैं उतने परसेंट इनकम रिसीव कर रहे हैं।
लेकिन इस लाइन से ज़्यादा, ये लाइन कंपैरिजन की लाइन है, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वालिटी को बताती है। हमेशा जो 45 डिग्री की लाइन होती है अगर आप ड्रॉ करें, और कोई से जो दो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी दो फैक्टर हैं उस पे 45 डिग्री की लाइन के ऊपर एक ही जैसी वैल्यूज आ रही होती हैं, दोनों में परसेंटेज चेंज सेम आती है। अगर हम कहें कि 45 डिग्री की लाइन में अगर परसेंटेज ऑफ इनकम अगर 10% है तो 10% पीपल रिसीव कर रहे होंगे, इफ इट इज 100% इट मींस 100% पीपल आर रिसीविंग। तो लाइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये है कि 100% इक्वालिटी है, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वालिटी का स्लोप भी 1 आता है, यानी 1 चेंज और होता है दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज में 100% इक्वल चेंज आ रहा होता है। लेकिन अब जो लॉरेंस कर्व है, ये इसको अगर हम लाइन ऑफ इक्वालिटी के साथ कंपेयर करें तो जितना इस कर्व में बेंड ज्यादा होगा उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, जितना बेंड कम होगा उतनी इनइक्वालिटी कम होगी। अब डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, चाइना की देखें या किसी और कंट्री की, तो हर एक की लॉरेंस कर्व्स बनाई होती हैं, जो भी डेटा एनालिसिस करते हैं लोग वो फिर बताते हैं इनइक्वालिटी कितनी है। तो जितनी ये स्ट्रेच्ड ज्यादा होगी लॉरेंस कर्व उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, जितनी स्ट्रेच कम होगी इनइक्वालिटी कम होगी। अच्छा जी, अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास लेफ्ट पैनल में डायग्राम है, इसमें लाइन ऑफ इक्वालिटी की ग्रीव है लॉरेंस कर्व, इसका मतलब है ये रिलेटिवली लेस इनइक्वालिटी है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे आपके पास स्ट्रेच ज्यादा है लॉरेंस कर्व, तो इसका मतलब ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की। अच्छा जी, अब फिर हमने कहा था कि जीनी कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे इसके थ्रू भी हम एक तो यह है कि आप डायग्राम को देख के बता दें। फॉर एग्जांपल आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, बताएं जी लॉरेंस कर्व बनी हुई है, इनइक्वालिटी ज्यादा किसमें है, क्या इनइक्वालिटी इस डायग्राम में है या इसमें है, तो आप इंस्टेंटली देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्ट्रेच्ड होगी इसका मतलब ये है कि कम लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास कम इनकम है और कम लोगों के पास ज्यादा इनकम है, जैसे अभी मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया। तो फिर हमारे पास इसमें यानी आपको अगर डायग्राम्स के थ्रू बताया पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। इसी तरह से इसी लॉरेंस कर्व से हम जीनी कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। जीनी कोफिशिएंट भी हमें इनइक्वालिटी को ही बताता है। अब जीनी कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये लॉरेंस कर्व का जो एरिया है उसको कंपेयर करते हैं टोटल एरिया के साथ। अब टोटल एरिया क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व हमारे पास टोटल एरिया है, और ये जो शेडिड एरिया है ये लॉरेंस कर्व का है। तो हम देखते हैं शेडिड एरिया हमारे टोटल एरिया के मुकाबले में कितना है। अगर तो शेडिड एरिया ज्यादा है इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी ज्यादा है, अगर शेडिड एरिया कम है हमारे टोटल एरिया के मुकाबले में इसका मतलब इनइक्वालिटी जो है वो कम है। तो जीनी कोफिशिएंट अगर आंसर हमारा 0 आता है इसका मतलब ये है कि आपके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आंसर 1 आता है तो इसका मतलब है सॉरी अगर 0 आता है तो आपके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर आंसर 1 आता है तो परफेक्ट इन इक्वालिटी है, ठीक है, या इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें कि जो हमारे पास इस तरह से ये डिफरेंट लॉरेंस कर्व्स हैं पॉसिबल। एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल ए वाली है, इसका मतलब है हमें ये बता रहा है कि इनइक्वालिटी यहाँ कम है। जो बी वाली है, अगर हम बी और सी को कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि बी में जो आपके पास लोएस्ट पॉपुलेशन है या लोएस्ट क्विंटाइल है या वो पॉपुलेशन जिनकी इनकम कम है उनमें इनइक्वालिटी ज्यादा है, बी की निस्बत सी वाली में इनइक्वालिटी ज्यादा है। लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों बी और सी को हम ऊपर कंपेयर करें, अगर इफ वी गो अलोंग द लाइन तो उसमें देखें हमारे पास जो सी वाली लाइन है वो आपके पास जब ऊपर जाती है तो वो लाइन ऑफ इक्वालिटी के ज्यादा करीब आ जाती है, बी वाली ज्यादा पीछे चली जाती है। इसका मतलब है कि जो बी है वो जो बॉटम पॉपुलेशन है उसमें उतनी इनकम इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन जो टॉप पॉपुलेशन है उनके बीच में भी इनइक्वालिटी ज्यादा है, ठीक है। बी और सी के बीच में अगर कंपेयर करें इसका मतलब ये है कि जो लोएस्ट क्विंटाइल वाले लोग हैं या वो लोग जिनकी इनकम कम है, बी में उनमें इनइक्वालिटी कम है रिलेटिवली सी की निस्बत, और वो लोग जिनकी इनकम ज्यादा है उनके बीच में इनइक्वालिटी जो है वो बी वाली लॉरेंस कर्व बता रही है ज्यादा है और सी वाली बता रही है कि कम है। तो इस तरह की कर्व्स हो सकते हैं। इस तरह से जो डी है उसमें वैसे ही ओवरऑल इनइक्वालिटी जो है वो ज्यादा बता रही है, ज्यादा स्ट्रेस्ड है अलोंग ऑल पॉपुलेशन और ऑल इनकम रेसिपिएंट्स। अच्छा, ये हमारे पास जीनी कोएफिशिएंट है वर्ल्ड वाइड। जो आपके पास डार्क कलर है, जितना डार्क है वो आपको ज्यादा इनइक्वालिटी को बताता है। बाकी कंट्रीज हैं, आप असेस कर सकते हैं किन किन कंट्रीज में हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी ज्यादा है। पाकिस्तान देखें,
पाकिस्तान किस रेंज में आता है जी? पाकिस्तान 0.30 और 0.34 के बीच में आता है, और साथ में चाइना भी हमारे साथ ही है, सेम इनइक्वालिटी। वैसे चाइना में पाकिस्तान से रिलेटिवली इनइक्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा तो लेकिन खैर अच्छा। तो एनी हाउ, यानी हमारी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है, इट डज एग्जिस्ट। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिनमें देखें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। अच्छा जी, अब ये है कि अब फर्दर अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी होता है। कोफिशिएंट वेरिएशन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसके कोर्सेज काफी पढ़े हैं। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? भूल गया मैं। एनीवन फ्रॉम क्लास? नहीं याद होगा, कुछ ना कुछ तो याद होगा ना, नाम से पता लग रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? पढ़ा है कि नहीं वैसे? पढ़ा हुआ है मैम, क्या इसमें मुकर जाना है? फर्स्ट सेमेस्टर में मैम पढ़ा हुआ है, चलो इतना तो याद है। पढ़ा हुआ है फर्स्ट। फर्स्ट में? हाँ, वाकई फर्स्ट में पढ़ा होगा आपने। 5 सेमेस्टर हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये होता है कि हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये होता है कि आपकी, हम ये देखते हैं मीन के अराउंड आपकी वैल्यूज की स्प्रेड कितनी है। ठीक है, आप मीन वैल्यू को तो समझते हैं ना क्या होता है, गए। और स्प्रेड को भी समझते हैं क्या होता है। स्प्रेड हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, कि हाउ योर वैल्यूज आर स्प्रेड अराउंड लेट्स से मीन। कि फॉर एग्जांपल अगर एक पॉपुलेशन है, अगर मैं कहूँ अगर आपकी क्लास में जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं कहूँ कि स्प्रेड कितना है, एवरेज एज 20 का मतलब यह है कि मीन वैल्यू 20 है। अब स्प्रेड कितना है कि ओवरऑल कितनी वेरिएशन है बच्चों की एजेस में। हो सकता है कोई बच्चा 25 साल का हो, मे बी कोई 21 का हो, कोई 19 का हो, तो ये स्प्रेड है। ठीक है, मीन के अराउंड जो कि 20 है, इसके अराउंड स्प्रेड कितना है, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, हम ये देखते हैं कि एवरेज इनकम कितनी है, और फिर हम एवरेज इनकम के अराउंड स्प्रेड देखते हैं कि कितनी इनकम जो है वो स्प्रेड है मीन के अराउंड। अगर तो स्प्रेड ज्यादा है तो हम कहते हैं इनइक्वालिटी ज्यादा है, अगर स्प्रेड कम है, मीन के अराउंड वैल्यूज रहती हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ आई सपोज जैसे मेरी असेसमेंट ये है कि तुम्हारी क्लास में बच्चों की एवरेज एज के इर्द स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, यानी इसका मतलब है आपकी जो क्लास में एज इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन सारे बच्चे ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। सेम एज के नहीं तो लेकिन स्प्रेड थोड़ा सारा मे बी 1-2% फर्क हो, तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी एज ग्रुप में कम है आपकी क्लास में। दिस इज व्हाट आई एम असेसिंग। इसी तरह से हम इनकम में भी इनइक्वालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब ये है कि हम देखते हैं मीन के अराउंड वैल्यूज का स्प्रेड कितना है, कि एवरेज इनकम कितनी है, फिर स्प्रेड कितना है। स्प्रेड का मतलब ये है कि हाउ अदर वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। इसका फार्मूला S/X बार होता है। S का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और X बार का मतलब होता है मीन। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँ इसका, तो हमारे पास जो फार्मूला है इसका वो होता है S/X बार, आपको शायद याद भी आ जाए, into 100। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हम ये देखते होते हैं कि हमारी जो मीन वैल्यू है उसके इर्द गिर्द स्प्रेड कितना है। तो अगर स्प्रेड ज्यादा हो तो इनइक्वालिटी ज्यादा है, स्प्रेड कम हो तो इनइक्वालिटी कम है। इसके रिलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जरूरी नहीं समझती, क्योंकि अगर आपको दी जाएगी तो फिर आपको बताया भी जाएगा कि आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी है, और आप लोग कर भी लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको कैलकुलेट करनी आती है, मीन भी करना आता है, डिवाइड करेंगे और कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये है कि जो बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए भी यहाँ डिटेल नहीं लिखी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये आता होगा। अच्छा, अब यह है कि फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हाउ मच शेयर दे आर गेटिंग, कि क्या हमारे पास जो ड्यू शेयर है वेजेस का, क्या आपकी लेबर क्लास वो रिसीव कर रही है कि नहीं कर रही, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो ड्यू प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम वेज WE है और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट जो है वो LE है। लेट्स से अगर हम कहें कि इक्विलिब्रियम वेज WE से बढ़ के कहीं ऊपर चली जाती है, फॉर एग्जांपल इफ आई से कि हमारे पास इक्विलिब्रियम वेज अगर ये हो जाती है यहाँ पे, तो फिर आप देखें कि जो प्रॉफिट्स हैं उनका शेयर ये रह जाता है, और बाकी का जो शेयर है ये वाला, ये आपके पास लेबरर्स का चला जाता है, ये वाला, ये सारा शेयर। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनका शेयर कम है, जो आपके पास लेबर क्लास है उसका शेयर ज्यादा है। हम ये देख सकते हैं जो सोशलिस्ट सिस्टम है उनमें इस तरह से होता है कि लेबर क्लास है उसको ज्यादा मिलता है प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट अर्न भी कर रहे होते हैं आपको उस तरह से नहीं मिलता जो आप अर्न करते हैं।
जो आप जिसके लिए एफर्ट करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में ऐसे होता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि लेट्स से कि वेजेस अगर ये हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि जो ज्यादा शेयर है वो कैपिटलिस्ट के पास चला जाता है, लेबर क्लास के पास थोड़ा शेयर रह जाता है। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी है, जो पहले वाले हम बता रहे थे वो भी इनइक्वालिटी है। तो मकसद ये होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या उनको ड्यू शेयर मिल रहा है कि नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ड्यू शेयर फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसके लिए आप इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करें, आप रेगुलेशन करें, जो भी गवर्नमेंट की उसमें आती हैं, उसकी गवर्नमेंट की ट्रेजेक्ट्रीज हैं जो भी, उसके अंदर रह के गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यानी अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वेज लेबरर्स, तो भी गवर्नमेंट को मिनिमम वेज सेट करना चाहिए। अगर तो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट होते हैं, वैसे तो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट नहीं होते, लेकिन अगर किसी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में हो रहे हैं, तो वो वहाँ पे भी फिर उनका जो राइट है वो उस तरह से फुलफिल नहीं किया जाता, जो वो डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं मिलता। अच्छा जी, अब ये है कि फर्दर अगर हम देखें कि अब ये तो हमने इनइक्वालिटी की बात की थी। अब अगर हम इसको सीखना चाहें कि इनइक्वालिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कह रहा था अरसलान, कह रहा था कि पता नहीं ग्राफ्स आ गए, अब हमने परेशान हो जाना है। तो परेशानी किसी बात की नहीं है, तो आपको मैं बताती हूँ कि हम लॉरेंस कर्व से इनइक्वालिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमने देखा है ना कि लॉरेंस कर्व की जो डायग्राम बनी होती है, उससे कि जितना स्ट्रेच्ड कर्व होगी उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, जितना इक्वालिटी लाइन के करीब होगी या 45 डिग्री के करीब लाइन होगी, उतनी इनइक्वालिटी कम होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये डेटा सेट आपके सामने है, जैसे ये 10 आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, उनकी इनकम दी हुई है, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं सिंपल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप सबसे पहले इनकम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सारी इनकम का सम कर लेंगे, नंबर 1। और या फिर हम ये करेंगे, इस इनकम को हम क्विंटाइल में डिवाइड कर दें। क्विंटाइल का मतलब ये होता है कि हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर 10 हैं लोग, जैसे एक पॉपुलेशन साइज इज 10 एंड डिवाइडेड बाय 5, वी विल हैव 2। इसका मतलब है एक क्विंटाइल में आपके पास 2 नंबर आएंगे, ठीक है, 1500, 2000। यानी बिल और जैक ये फर्स्ट क्विंटाइल में आएंगे, रॉबर्ट और जॉर्ज जो है वो सेकंड क्विंटाइल में आएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्विंटाइल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्विंटाइल है, फर्स्ट 20%, नेक्स्ट 40%, यानी नेक्स्ट 20%, नेक्स्ट 20%, नेक्स्ट 20%, ये हमने लिखा फर्स्ट क्विंटाइल, सेकंड क्विंटाइल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और यहाँ पे हमने इनकम कैलकुलेट करके लिख लिया, फर्स्ट क्विंटाइल की कितनी है, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया है, टोटल इनकम के हिसाब से इसकी परसेंटेज निकाल ली कि टोटल इनकम में फर्स्ट क्विंटाइल की कितनी परसेंट वैल्यू है, 0.028% या 28% हम कहें। सेकंड क्विंटाइल की 13% है, थर्ड की 17% है, फिफ्थ की 25% है, और फिफ्थ क्विंटाइल की 40% वेटेज है टोटल आपकी इनकम में। अच्छा जी, फिर अब क्या करेंगे हम, आफ्टर दैट इसको हम क्यूमुलेटिव लेंगे। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि आप समझते होंगे क्यूमुलेटिव किससे कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप पढ़ते आते हैं। क्यूमुलेटिव होता है कि हर एक नंबर को अगले नंबर में ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.03 को 14 में ऐड करेंगे, इसको 18 में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 25 में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे नेक्स्ट में ऐड करते जाएंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। और उसके बाद फिर हम इनको बस प्लॉट कर लेंगे। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, आप लोगों के लिए ये मैंने एक्सेल शीट इसी चीज की बनाई है, इसी डेटा की, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, यानी लॉरेंस कर्व के थ्रू हम इनइक्वालिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम जीनी कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखा पाकिस्तान में 0.3 है जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू, यानी इनइक्वालिटी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नहीं, अलबत्ता ज्यादा है, लेकिन उतनी नहीं है कि हम कहें कि इनइक्वालिटी जो है 1 के करीब है या 0.5 से अबव है। 0.5 से अबव तो बहुत ही वरीसम सिचुएशन होती है, यानी कंट्रीज को अपनी पॉलिसीज को देखने की जरूरत है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, तो इसको हम खत्म करते हैं। अच्छा, ये जो है फॉर एग्जांपल देखें, ये वही मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे पॉपुलेशन इसे हम बोल देते हैं। दिस इज पॉपुलेशन, ये उनकी इनकम है, दिस इज देयर इनकम। और ये हमारे पास सबसे पहले तो
हमने इसका सम कर लिया है, ठीक है, किया, तो वी हैव नाउ टोटल इनकम अवेलेबल विद अस। उसके बाद हमने क्या किया, क्विंटाइल्स में डिवाइड किया। क्विंटाइल का मतलब ये होता है कि हर दो नंबर्स को हमने ऐड कर दिया। हमने कहा था कि पॉपुलेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हमने इसको कर दिया और ये 5 इक्वल पार्ट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। इसको हम लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्विंटाइल है, क्विंटाइल्स। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हर क्विंटाइल में कितने % वैल्यू आती है। तो वो भी सिंपल ये है कि इस फर्स्ट क्विंटाइल को हम देखेंगे कि टोटल जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसके मुकाबले में हाउ मच इनकम दे हैव, व्हाट % ऑफ इनकम दे आर हैविंग। सिंपल हम ये देखेंगे। तो इसको बस इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपके पास ये आनी शुरू हो जाएगी वैल्यू। होता है फिक्स करना वैल्यू। आपको शायद पता हो कि सिर्फ ये कैलकुलेशंस मैंने की हैं। कैलकुलेशंस का मतलब ये है कि मैंने फर्स्ट क्विंटाइल को लिया, सेकंड को लिया, थर्ड को लिया, और हर क्विंटाइल में मैंने ये देखा कि उसकी टोटल इनकम में कितनी वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2% है, नेक्स्ट जो है वो 13% है, फिर 17% है, 25% है, 40% है, मिला के ये 100% होना चाहिए। अच्छा जी, तो यही वाली वैल्यूज मैंने यहाँ लिखनी है, ठीक है। वी हैव कॉपीड दीज वैल्यूज ओवर हियर, 0.02 3 so on and so forth। तो इसी टेबल को हम यहाँ बना लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि हमने कैसे बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ले ली, ये ले ली, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे। ये मैंने इसको पेज स्पेशल कर लिया, ये वैल्यूज लिख ली। इसको हम जो है इन वैल्यूज को थोड़ा सारा सेट कर लेते हैं, सॉर्ट करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स में डिक्रीज कर देते हैं इसके। अच्छा जी, अब ये सबसे पहले ये अब हम करेंगे इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकालेंगे। इसको कहीं ऐसी जगह लिखते हैं जहाँ पे इसको करना आसान है। वैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ। अच्छा जी, अब इसकी जो क्यूमुलेटिव वैल्यूज हैं उसके लिए क्या है कि फर्स्ट वैल्यू तो यही आ जाएगी। सेकंड वैल्यू का मतलब ये है कि इस वाली वैल्यू में हम सेकंड वाली वैल्यू ऐड करेंगे। क्यूमुलेटिव जैसे फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, फिर फर्स्ट वैल्यू में हम सेकंड वैल्यू ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें थर्ड वाली वैल्यू ऐड करेंगे, और इसी तरह से फिर ये चलता जाएगा हमारे पास। ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह में सीखा होगा स्टैटिस्टिक्स में। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये 1 तक आपका आंसर आना चाहिए, 100% वैल्यूज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, अब सिर्फ क्या फर्क रह गया, हमने ये कहा था कि ये वाली वैल्यूज जो है ये फर्स्ट 20% को करती है, ये हमारे पास नेक्स्ट 20% को करनी चाहिए, 40%, ठीक है, और सो एंड सो फोर्थ। तो ये आपके पास पूरा क्विंटाइल आ गया। अब वो जो लॉरेंस कर्व बनाई थी उसको बनाने के लिए हमने 45 डिग्री की लाइन बनानी है, और उसको बनाने के लिए ये है कि आपके पास जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उसके लेफ्ट साइड पे आपने लाइन ऑफ इक्वालिटी वाली वैल्यूज लिखनी है, और इसको सिंपल, इसको हम 0 भी शुरू में लिख लेते हैं। लेट्स से ये भी 0 है, फर्स्ट वैल्यू इनिशियल 0 और 0। तो बस इसको अब हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी, ये हेरिटेज, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये आपने 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर हमने लॉरेंस कर्व भी ड्रॉ कर ली। अब ये है लॉरेंस कर्व ड्रॉ करने के बाद वैसे तो हमें इनइक्वालिटी नजर आ रही है, लेकिन अब अगर हम देखना चाहें कि इसमें से जीनी कोफिशिएंट कितना है, जीनी कोफिशिएंट का हमने देखा था कि हम ये देखते हैं कि ये लाइन के नीचे वाला एरिया यानी 1 और 1, यानी ये जो रेड लाइन है इससे नीचे वाला एरिया कितना है एज कम्पेयर विद द एरिया इन बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो हम ये देखते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपके पास लॉरेंस कर्व का जो है ये जीनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, यानी शेडेड एरिया व्हिच इज द एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इनइक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व एंड टोटल एरिया। अब टोटल एरिया कितना है, बी डी सी, हमने इसको देखना है, और शेडेड एरिया फिर ये वाला, इन दोनों को हमने कैलकुलेट करना है। अब आपको एरिया की कैलकुलेशंस का
मुझे नहीं पता थोड़ा आइडिया है कि नहीं, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले तो हम ये है कि इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, डेटा लेबल्स कर लेते हैं, ऐड डेटा लेबल्स। यहाँ पे भी हम डेटा लेबल्स ऐड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ ये है कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमने ये वाला अगर एरिया देखना है कि जो कि हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है, या जिसे हमने अभी स्लाइड्स में पढ़ा कि हमारे पास जो शेडिड एरिया है या टोटल एरिया जो है उसको अगर हमने देखना हो तो लेंथ इनटू विड्थ होता है डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास अगर मैं देखूँ तो ये ट्राइंगल बन रही है, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 आता है, तो एरिया जो है वो 0.5 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया हुआ है, ये आपको नजर भी आएगा, सी आई हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर। तो सिंपल ये है कि ये हमने कैसे किया कि एरिया जो है ट्राइंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब इसकी लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है वो भी 1 है, और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 0.5। तो जो ये एरिया है जिसे हमने अभी स्लाइड्स में पढ़ा है कि शेडिड एरिया नहीं बल्कि टोटल एरिया BCD, ठीक है, जैसे लेट मी शेयर इट कि ये जो एरिया है BCD ये हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, यानी हमारे पास डायग्राम में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है। ट्राइंगल का मतलब है 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बी द टोटल एरिया BCD। अब हमारे पास कौन सा एरिया रह गया लॉरेंस कर्व का। तो लॉरेंस कर्व का एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो लॉरेंस कर्व का हमारे पास एरिया यहाँ पे तो शेडेड है, लेकिन जो अभी हमने एक्सेल में ड्रॉ किया है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड किया ना, जैसे ये देखें एक पार्ट ये हो जाएगा 0.2 तक, अगला पार्ट जो है वो 0.4 तक हो जाएगा, फिर अगला, या फिर ये है कि 0 से लेके 0.2 तक एक पार्ट, इससे लेके 0.4 तक अगला पार्ट, यानी ब्लू लाइन से नीचे नीचे वाला हम एरिया पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर ब्लू कर्व, उसे हम निकालेंगे। ठीक है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन का सिंपल मेथड ये है कि आप जो है, यानी हमारे पास ये ट्रिपेजॉइड बनता है और उसका एरिया हमने निकालना है। यानी उसमें ये होता है एक रेक्टेंगल होता है, एक ट्राइंगल होता है। आपने कहना पता नहीं टीचर क्या बातें करी जा रही है, तो सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये बता दूं, ये सामने डायग्राम है, ये हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया आता है हम इसको, इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। अब अगर हम ये देखें तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं इस एरिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इसमें दो चीजें आती हैं। ठीक है, शेडेड एरिया में एक आता है, देखें ये ट्राइंगल भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है। हम सबको पता है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है उसे कैसे निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ से, मेरे से लिखा नहीं जा रहा तो मैं टेक्स्ट से करती हूँ। ट्राइंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। और जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ ओनली। बस, अब ये जो स्पेसिफिक डायग्राम है हमारे पास, लॉरेंस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये ना तो रेक्टेंगल है ना ट्राइंगल, बल्कि ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, एक ट्राइंगल की और एक रेक्टेंगल की, ये दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से एक ट्राइंगल की और एक रेक्टेंगल की, इस तरह से। तो इसे हम करेंगे किस तरह से, जैसे यहाँ पे हमारे पास है, लेट्स से पहला एरिया जो है वो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने जो एरिया लिया है वो है हाफ, यानी इन्होंने फॉर एग्जांपल ट्रेपेजॉइड का एरिया लिया हुआ है, हाफ इनटू जो भी हमारे पास आ रही है 0.2 जो है, ये इन्होंने इसकी लेंथ ली है। ठीक है, विच इज 0.2, और इसको हाफ से डिवाइड किया है। या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक रेक्टेंगल का एरिया लें और एक ट्राइंगल का लें, तो आपके पास आंसर आ जाता है। या फिर ये है कि आप जो है वो
हमारे पास ये वाला एरिया है 0 और ये 0.3 एरिया है, यानी ये इन्होंने इसकी लेंथ ली, यानी दोनों लेंथ को ऐड करके हाफ से डिवाइड करके और इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 से, ठीक है। या फिर अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखूँ तो ये हमने जो कैलकुलेट किया है वो ये एक्चुअली इस तरह से है कि 1/2 से हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, विच इज प्लस हमने लिया है इसकी दोनों लेंथ्स क्या है, ठीक है, यानी आप ये समझें L1 प्लस L2 है और हमने इसको मल्टीप्लाई किया है हाइट से, या आप इसे इसकी विड्थ भी कह सकते हैं W से। तो ये हमारे पास एक्चुअली फार्मूला यूज हुआ है हर एक के लिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी ट्राइंगल है या फर्स्ट जो शेडिड एरिया 0 से लेके 0.2 का हम इसका करेंगे तो हाफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो पहले वाली लेंथ है ये 0 है और दूसरे वाली लेंथ जो है वो ये 0.03 है, 0.03 इसके हिसाब से। और जो आपकी एक्सेल शीट है इसमें तो वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि ये कितना है, ये 0 है और ये 0.028 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने ये फर्स्ट वाली साइड का फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद सेकंड का करना है, फिर उसके बाद थर्ड का करना है, तो मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास बनता है चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ देखें जो मेरे पास बनता है एरिया उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए इसको अच्छा जी, फार्मूला इसका ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम हाफ से इसको डिवाइड करेंगे, प्लस हम L1 और L2 लेंगे। L1 क्या है 0 और L2 क्या है 0.028 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस दोनों के बीच का जो 0 और 0.2 के बीच में जो फर्क है, यानी आप इसे अपनी विड्थ भी कह सकते हैं इसकी आपकी एरिया की, तो ये है 0.2, ठीक है। ये फर्स्ट हमारी इसका आंसर आ गया, 0 से लेके 0.2 इस वैल्यू का हमारा आंसर आ गया। प्लस हम फिर हाफ से करेंगे, वही फॉर्मूला हम कंटिन्यू करेंगे, प्लस हमारी L1 जो है वो 0.028 है और जो L2 है वो 0.16 है 16 और फिर हम इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरह से 0.2 और 0.4 के बीच में क्या फर्क है 0.2 का, प्लस फिर हम हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और L1 L2 क्या है, L1 यहाँ पे क्या है 0.16 और L2 है 0.344 और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट के लिए हम सेम उसी तरह से 1/2 करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के बाद हर एक में स्टार जरूर लगाना है, स्टार यानी मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। अच्छा जी 1/2 करेंगे इनटू यानी L1 है 0.344, L2 है 0.595 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, लास्ट वाला हमारा रह गया। फिर हम इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और L1 है 0.595 प्लस 1 है और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो ये हमारे पास आ गई है। अच्छा जी, यानी ये हमने एरिया अंडर द कर्व ब्लू कर्व फाइंड आउट कर लिया है और वो कैसे करेंगे, यानी ये आप ये समझें ये हमारे पास ट्रिपेजॉइड है और इसका एरिया ऐसे ही फाइंड करते हैं कि आपके पास एक लेंथ होती है L1 एक लेंथ होती है L2, यानी इसकी हाइट होती है, या H1 H2 करते हैं, H1 ये है H2 ये है, ये दो हाइट हो गई, ठीक है। फिर हम इसको हाफ से डिवाइड करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ये जो इसकी लेंथ बनती है, तो 2 इसकी हाइट है एक इसकी लेंथ है और 2 से वैसे इसको डिवाइड करना है क्योंकि ये हमारे पास जैसे होता है ना आपके पास, या आप ये समझे एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इस तरह से जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.326 आंसर आ रहा है।
ठीक है, ये हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास हमने ये एरिया अंडर ब्लू कर्व है, एरिया अंडर ब्लू कर्व, ठीक है। और हमारे पास एरिया जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है वो वैसे ही हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज लाइन ऑफ इक्वालिटी, और वो 0.5 था, ठीक है। जैसे उसका एरिया हमने कैसे फाइंड आउट किया था वो मैंने आपको बता दिया था, लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2 है। ये ट्राइंगल है और ये क्लियर है कि 1 है और मल्टीप्लाइड बाय 1 है डिवाइडेड बाय 2, तो 0.5 आ गया, 0.326 आ गया। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने एक्चुअली हमें आंसर चाहिए कि जो हमारे पास जीनी कोफिशिएंट होता है, जीनी कोफिशिएंट होता है आपके पास एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ इक्वालिटी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। तो अब टोटल एरिया तो हमें पता है कि 0.5 है। अब जो हमारे पास ये दरमियान का एरिया, ये हमें नहीं पता। अब ये एरिया हमने कैसे निकालना है, क्योंकि टोटल एरिया 0.5 है माइनस ये जो दरमियान का एरिया है वो कितना है, 0.326 है। तो 0.5 माइनस इक्वल्स 0.5 माइनस 0.326 करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी के बीच में। यानी टोटल एरिया 0.5 है और जो लाइन एरिया अंडर द कर्व है 0.326 है, तो दरम्यान वाला एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया माइनस 0.326, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया डिवाइडेड बाय, यानी ये एरिया आ गया इन बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जीनी कोएफिशिएंट आ गया 0.34, ठीक है। इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुझे नहीं पता सारे बच्चों ने फॉलो किया है कि नहीं किया, लेकिन हम फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या स्टेप्स हैं। अच्छा, जैसे सबसे पहले ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आपको एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया आपको आना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसको अगर मैं शेड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती तो हमें ज़्यादा फिर क्लियर होता। एनी हाउ, हमारे पास क्या है, तो जीनी कोएफिशिएंट है। फिर से लिख देती हूँ, जीनी कोएफिशिएंट अगर हम यहाँ पे जो एक्सेल शीट हमारे पास नज़र आ रही है इसके हिसाब से हमारे पास जीनी कोएफिशिएंट है एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी and Lorentz curve divided by area under line of equality, ये आ रहा है। यानी ये फॉर्मूला है हमारा, यानी एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व, यानी ये बीच वाला एरिया ब्लू और रेड लाइन के बीच का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये हमारा लॉरेंस कर्व जीनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। तो हमने एरिया जो टोटल एरिया है अंडर रेड लाइन वो हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या है। ये ट्राइंगल एक बन रही है, और ट्राइंगल कौन सी बन रही है मैं आपको बता देती हूँ। ये रेड वाली लाइन है और एक ये ट्राइंगल बन रही है, ये दिस इज फुल ट्राइंगल। और इसको करना जो है वो आसान इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। तो ये कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये देखें ये एरिया कितना है 1, और ये भी एरिया कितना है 1, 0 से लेकर 1 तक कितना एरिया होता है 1, और ये भी कितना एरिया है 1 है, ठीक है। यानी ये 0 से लेके अगर आप इस साइड पे देखें तो ये 1 एरिया है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो एरिया क्या आ रहा है 0.5। तो एरिया अंडर रेड लाइन है 0.5। अब हमने क्या करना था, हमने बताना ये है कि ये वाला एरिया कितना होता है। एक्चुअली हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया, एक्चुअली दिस इज नॉट एन इजी थिंग एज इट इज नॉट अ ट्राइंगल नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये अनइवन सा एरिया है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना होगा, जो कि हम इजीली कर सकते हैं, हमने किया भी है अभी। उसके बाद इस पूरे एरिया में से एरिया अंडर द कर्व माइनस करेंगे तो ये हमारे पास दरमियान वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, जो भी मैंने आप सबके सामने किया भी है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये वाले सारे, हमने इसको डिवाइड किया डिफरेंट पार्ट्स में, इस तरह से इन सारे पार्ट्स की फिर हमने कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है। और हर एक पार्ट की कैलकुलेशन हमने कैसे किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने इस पार्ट की कैलकुलेशन करनी है कि ये कितना एरिया है, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, ये एक्चुअली मैं डिटेल में इसलिए भी समझा रही हूँ, मैं आपको डेटा दूंगी फिर आप लोगों ने इस डेटा पे इसको करना है। मैं इसको फार्मूला सामने है, आप लोग एक्सेल पे काम कर लेते हैं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा,
अब ये है कि अब इसको करना कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस एरिया प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब फॉर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए करना है मैंने, ए प्लस बी प्लस सी डी, और फिर हमारे पास ये ई, ये इन सारे एरिया की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और फिर हमने सम अप कर देना है। सम अप करने के बाद इसे हम 1 में से 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। पर्पस ये है कि हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये सारा एरिया वैसे हमारे पास है, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं जी। जी इज अवेलेबल विद अस, और ये जो सारा एरिया हम फाइंड आउट करेंगे इसे हम कह देते हैं ये वाई है, ठीक है। अब अगर हम z में से y को माइनस कर देते हैं तो लेट्स से कि हमारे पास एरिया आ जाता है x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, तो z हमने फाइंड आउट किया वो 0.5 है। y अब हम फाइंड आउट करेंगे। अब y क्या आता है, उसके लिए क्या है कि हम a b c d e और इन सबको फाइंड आउट करेंगे। अब a क्या है हमारे पास, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हाफ से हम इसको डिवाइड करेंगे बाय फॉर्मूला, प्लस हम करेंगे L1 और L2। L1 क्या है 0.8, ठीक है, L2 है 1, तो ये आ गया। और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी विड्थ से। इसकी विड्थ क्या है 0.8 और 1 के बीच में फर्क, तो वो आता है 0.2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 0.8, इसे मैं कहूँगी कि ये A है, A 0.8 आ गया। अब B जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह से हाफ से इसको हम डिवाइड करेंगे, और हम इसे इसकी भी उसी तरह से 0.6, ओप्स एक मिनट वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। अच्छा, इसमें हम ये वाली एक्चुअली वैल्यू हमने लेनी है 1 प्लस 0.595, 0.595, L1 और L2 हमने लेना है। L1 यानी कि इस लाइन की कितनी लेंथ है और इस लाइन की कितनी लेंथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब फिर जो हमारे पास बी एरिया उसके लिए भी हाफ से हम डिवाइड करेंगे, और L1 कितना है पॉइंट, ये 0.344, 0.344 इस लाइन की कितनी लेंथ है, प्लस आपके पास ये सेकंड लाइन जो कि 0.595 इसकी कितनी लेंथ है, और मल्टीप्लाइड करेंगे इसकी विड्थ से जो कि 0.6 और 0.8 के बीच में फर्क है 0.2, 0.2, तो ये आ गया 0.039। अब हम सी देख लेते हैं, सी पार्ट की क्या वैल्यू है। सी की वैल्यू के लिए हाफ से हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे L1 क्या है 0.166, ठीक है, प्लस L2 क्या है 0.344, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, जो कि इसकी विड्थ है 0.4 और 0.6 के बीच में डिफरेंस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं डी कितना है। डी जो है, डी हमारे पास उसी तरह से हाफ से इसको डिवाइड करेंगे, और L1 है 0.028 और इसमें L2 है 0.166, और इसकी जो विड्थ है वो है 0.2 उसी तरह से। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम E की वैल्यू निकाल लेंगे। E जो है वो हमारे पास हाफ से इसको हम डिवाइड करेंगे। दोबारा से मैं इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इसकी L1 है 0 और L2 है 0.028, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0.02 से, 0.02, तो ये आ गया। अब हम इन सबको सम अप कर लेते हैं। सबको सम अप कर लेंगे तो ये एरिया अंडर ब्लू लाइन आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि इसको अगर मैं सम कर लूँ तो ये आ गया एरिया अंडर ब्लू लाइन 0.32, ठीक है। यानी जिसको हमने क्या कहा था कि ये y है हमारे पास, दिस इज y,
ठीक है। और z हमारे पास कितना था वो हमने पहले लिखा हुआ था, वो 0.5 है। ठीक है, अब हमने x निकालना है। x यानी कि एरिया बिटवीन ब्लू लाइन एंड रेड लाइन। और वो एरिया कितना है कि हम पहले एरिया अंडर रेड लाइन लिखेंगे जो कि 0.5 है। एरिया अंडर रेड लाइन लिखेंगे विच इज 0.5, ठीक है, माइनस एरिया अंडर ब्लू लाइन लिखेंगे विच इज एक्सक्यूज मी 0.324। मैम। तो वी विल हैव एरिया। जी मैम हाँ जी। कुछ स्टूडेंट्स के मैम मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैम 1 बजे क्लास है तो मैम क्विज भी है, तो वो कहने के नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। अच्छा ठीक है, इसको फिनिश कर ले। ये ठीक है, कर लेंगे। इसको देखो, इसको फिनिश करना जरूरी है ओके। क्योंकि हमने पहले 2 बारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि एरिया जो है ब्लू और रेड लाइन के बीच में है। और फिर इसके लिए हम जो जीनी कोफिशिएंट है, जीनी कोफिशिएंट है एरिया बिटवीन ब्लू एंड रेड लाइन एंड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो एरिया बिटवीन ब्लू एंड रेड लाइन हमारे पास ये है और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अंडर द रेड लाइन जो है इट इज 0.5। तो ये हमारे पास आता है 0.35। ये आपके पास जीनी कोफिशिएंट आता है फॉर द वैल्यूज वी हैव। और जो जीनी कोफिशिएंट है उसकी और एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी यानी अगर 0.5 से कम है तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे 0.5 से बढ़ता जाता है इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। कैलकुलेशंस के लिए स्टेप्स इसके डिफरेंट है कि आप सबसे पहले वैल्यूज को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद आप उसको वैल्यूज को सॉर्ट करने के बाद आप उसे क्विंटाइल में डिवाइड करेंगे। क्विंटाइल में डिवाइड करने के बाद आप उसकी क्यूमुलेटिव लेंगे और क्यूमुलेटिव लेने के बाद फिर आप उसका लॉरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे। लॉरेंस कर्व ड्रॉ करने के बाद फिर आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करके कैलकुलेट करेंगे कि आपका जीनी कोफिशिएंट कितना है। अगर जीनी कोफिशिएंट जो है वो 1 के करीब है तो उसे हम कहते हैं कि परफेक्ट इनइक्वालिटी। अगर 0 के करीब है तो 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी, 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो अगर जैसे 0.35 है तो इनइक्वालिटी क्या है, ये मॉडरेट इनइक्वालिटी में आता है। इसको जो है हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हम कर रहे थे शेडेड एरिया हमने निकाला, फिर एरिया अंडर द कर्व निकाला। इसको करने के लिए आपको पाकिस्तानी सिटीज का डेटा अवेलेबल है मेरे पास, तो आप ग्रुप वाइज इसको कैलकुलेट करके मुझे देंगे। जो भी हम आज पढ़ेंगे चाहे वो डिसाइल है, क्विंटाइल है या जीनी कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, आपने इन सबको जो मेरे पास डेटा है उसके ऊपर ग्रुप वाइज आपकी असाइनमेंट आप उसको करके देंगे। मैम ये ठीक है, आपको असाइनमेंट कब करनी कैलकुलेशंस है? का इसका मकसद ही ये था। हाँ ये असाइनमेंट कब करनी है मैम? हाँ जी, ये असाइनमेंट कब करनी है मैम? कब करनी है इसकी इसकी देख लो, डेडलाइन सेट कर लो, जब आप कर सकते हैं दे मैम दो। देखे ना मैम, साथ में मैम वैसे तो प्रोजेक्ट मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट भी एक्सेल में चल बैठेंगे और आप करेंगे इसको। प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं मैम। वो तो चलना ही है, आप क्या करें उसका। मैम हैंड रेज किए हैं कुछ लोगों ने। हाँ मुझे पता है, मैंने पूछ रही हूँ। अनम्यूट नहीं हो रहा है बच्चों का, शानजा का और माहम का। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। बच्चों, क्या हाल है, क्या हो गए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हेलो, आवाज मैम नहीं आ हमने रही। ये कहना था, सिलेबस से क्या रिलेटेड और असाइनमेंट से रिलेटेड ही बात करनी थी। करें बात। मैम एक तो ये असाइनमेंट ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा, फिर हमारा पहले भी हमारे सारे फाइनल सबमिशंस आ गई हैं तो बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है हमारे पे। अच्छा, और मैम जो वाइवा है वो भी आप जिसका पेपर लेंगी अगर उसी का कर देंगी तो इजी हो जाएगा। इस तरह तो फिर 7-8 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बच्चे फिर आपकी असेसमेंट कैसे होगी फाइनल, इसके बारे में बताएं। मैम सारे आप चैप्टर जैसे बाकी आपका मिड टीचर्स भी फाइनल वैसे होता है। करें, वो ना जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना उसका 5 मार्क्स का वाइवा रख रहे हैं और 5 मार्क्स का जिनका उन्होंने ओपन बुक का है वो मतलब ठीक है, लेकिन पेपर है। आप ये देखो 30 जो वेटेज है प्रोजेक्ट की, वो कहाँ से नंबर लाने हैं ये तो बताएं ना पहले। मैम हमारा प्रोजेक्ट की भी 30 और मतलब ये 5 जो हम वाइवा की ले लेंगे, इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट 35 मार्क्स का हो जाएगा।
I don't know if it is justified or वाइवा आप I don't know how people are ना doing ले, it. लेकिन वो जो उसमें से ही कर ले, जो आप जिसका ओपन बुक देंगी बहुत मुश्किल हो जाएगा मैम। सारे सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं और सबके फाइनल सबमिशंस हैं सबके, फिर इस तरह तो मैम 7-8 चैप्टर्स हो जाएंगे, बहुत तो बच्चे मुश्किल हो मैं जाएगा देखो हमारे मेरी लिए। बात सुनो, एग्जाम के में आपने 2-3 चैप्टर पढ़ने होंगे और 2-3 पहले पढ़ने होंगे, इतनी सी बात है, इसमें क्या है, टाइम सेट करके कर लेंगे हम। वैसे तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। यासीन क्या कह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैं अस्सलाम शांजे की जी। बात को सेकंड कर रहा हूँ मैं। शांजे की बात को सेकंड करूंगा। देखिए इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनकी सिर्फ मैक्सिमम एक असाइनमेंट हुई है और किसी की प्रेजेंटेशन भी हुई है। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स तो कितनी ज्यादा है, मतलब 2 प्रेजेंटेशन और 3-4 क्विज हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से देखो यासीन स्टूडेंट्स बच्चे की ठीक है, आपकी बातें ठीक है आपकी, लेकिन आप सब्जेक्ट्स को कंपेयर ना किया करें। हर मैं किसी का अपना नहीं ठीक है तरीका होता है। कंपेयर नहीं मुझे तो कर लगता रहा। है आप मुझे तो मैं कह लगता रहा है हूँ कि हाँ जी चलें बताएं, आप करें बात। मैं बस ये कह रहा हूँ मैम कि थोड़े से परसेंटेज ज्यादा कर देना, इस तरह फिर वो हो जाएगा। जो चीज ऐसे जो लास्ट असाइनमेंट थी ठीक या है, जो परसेंटेज अगर आप ज्यादा चाह रहे हैं तो ज्यादा कर देना। वो बेटा ठीक है, अगर इफ यू रिक्वायर मोर परसेंटेज फिर उसकी वैल्यूएशन उस तरह से होगी। किस तरह से? एक्चुअली ज्यादा चीजों का मतलब ये होता है, मतलब फिर इट विल हैव यू विल हैव यू नो देयर विल बी नो लीनियर इवैल्यूएशन इफ यू वांट टू हैव मोर परसेंटेज ऑफ वेटेज ऑफ योर स्पेसिफिक असेसमेंट। यानी अगर आप ये चाह रहे हैं किसी एक असाइनमेंट के 5 नंबर हो, तो फिर मैं 5 नंबर के हिसाब से ही उसको इवैल्यूएट करूंगी। मैं ऐसे नहीं करूंगी 2 नंबर या 3 नंबर का जैसे हम ऑन कैंपस किया करते थे। ये फिर आप देख लें, मैं ये कह रहा आपके हूँ ऊपर कि डिपेंड करता पहले है। भी जैसे हमारी आप अभी कहेंगे मैं चल रही वैसे है एक कर लूंगी असाइनमेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे। जी वो ठीक। कर रहे हैं बेटा, उसकी वेटेज भी तो देखें ना, 30% है। 30% मार्क्स मैं कहाँ से दूंगी? 30% का मतलब ये होता है कि अगर आप तो वैसे ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, 60 नंबर आप एक प्रोजेक्ट में से ले रहे हैं 2 बच्चे मिलकर, वो जस्टिफाई मैं कैसे करूंगी? और उसको फिर जाहिर बात है अगर मैं चेक कर रही हूँ फिर मुझे उस रिक्वायर भी मैं यही करूंगी कि बच्चे बहुत अच्छा काम करें। उसका फिर स्टैंडर्ड जो है वो क्राइटेरिया फिर हाई हो जाएगा। मैं तो वो तो ठीक है, वो पहले भी हाई ही है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वाइवा भी हो और वाइवा अलहदा नंबर का हो, यानी 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट हो और 5 मार्क्स का वाइवा हो जाए, और वैसे भी आपकी में भी जो हमने पहले कोई असाइनमेंट ली है या कोई प्रेजेंटेशन ली है पुअर इकोनॉमिक्स की, हो सकता है वो आपकी असाइनमेंट्स में काउंट हो जाए। वो तो फिर आपके प्रोजेक्ट का पार्ट ही नहीं है। फिर इसका मतलब है आपके प्रोजेक्ट में क्या आ रहा है, ये आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ फाइनल सबमिशन आएगी, उसकी उस फाइनल सबमिशन, फाइनल लेट्स से प्रेजेंटेशन और फाइनल वाइवा, फिर 30 नंबर इसमें से आएंगे। नहीं जो आप देंगे अभी। मैम ये प्रेजेंटेशन जो हमने लास्ट दिया मैं उसकी बात कर रहा था। तो बेटा मैं तो वो कह रही हूँ कि वो आपके फिर हम उसे असाइनमेंट में काउंट कर लेते हैं ना। जी अच्छा ऐसा करते हैं, सभी को अनम्यूट करते हैं, फिर जो जिसने कहना है वो कहे। असलान म्यूट, असलान तुम जरा रिकॉर्डिंग बंद करना प्लीज।